हेलो बच्चा पार्टी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके इस फेवरेट यूट्यूब चैनल पर पाठशाला आपकी पाठशाला। और मैं परेश सक्सेना आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ मैटर इन अ सराउंडिंग्स। जी हाँ, और ये हमारे साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। सो लेट अस बिगिन। हम लोग अपने साइंस की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कॉमन बेसिक टॉपिक को डिस्कस करके, जिसका नाम है द बिग बैंग। अब बिग बैंग की शुरुआत कहाँ से हुई, ये तो अभी कोई इसके पीछे साइंटिफिक कंक्लूजन नहीं है हमारे पास, लेकिन साइंटिस्ट इतना ज़रूर बताते हैं कि बिग बैंग एक ऐसा पीरियड है, एक ऐसा समय है जहाँ से हमारा यूनिवर्स बना और वो एक्सपेंड होना शुरू हुआ। जी हाँ, जैसा कि हम आज भी पढ़ सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड हो रहा है, तो उन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई उस बिग बैंग के टाइम से। हम लोग जो भी आज अपने सामने देखते हैं या हम पढ़ते हैं अपनी साइंस की बुक्स में, चाहे हम उसमें सोलर सिस्टम की बात करें, सन की बात करें, स्टार्स की बात करें, अपने अर्थ की बात करें, तो हर एक चीज़ जो है वो बन कर के आई उस बिग बैंग के टाइम से ही। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हर एक वो चीज़ जो हम अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं वो बनती है मैटर से। नाउ अब सबसे इम्पॉर्टेंट है मैटर की डेफिनेशन। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऑक्यूपाइज स्पेस, और स्पेस का मतलब होता है वॉल्यूम। हम इसको दोनों तरीके से समझ सकते हैं। हिंदी में पढ़ते हैं कि हर एक वो चीज़, हर एक वो वस्तु जिसके पास कोई मास होता है और वो कुछ जगह घेरती है अपने चारों तरफ, जब उसको रखा जाता है या जब वो उसको प्लेस किया जाता है, तो उस चीज़ को बोला जाता है मैटर। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी समझ सकते हैं, जैसा मैन, स्टूडेंट, एनीथिंग, मोबाइल फ़ोन, ग्लास ऑफ वाटर, एयर इन बलून। हर एक चीज़ जो हमारे सामने है, हम जिस पर अपनी नज़रें डाल सकते हैं, हर एक वो चीज़ मैटर होती है। एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, आपके सामने मान के चलिए कोई भी एक वस्तु रखी हुई है। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं एक बॉक्स आपके सामने रखा हुआ है। अब आप देख सकते हो कि वो बॉक्स जो है आपके सामने टेबल पर एक जगह घेर रहा है। मतलब जहाँ पर वो बॉक्स रखा है उसी जगह पर आप कुछ और नहीं रख सकते जब तक वो बॉक्स है। इट मीन्स बॉक्स के पास मास है और वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उस टेबल पर। और वो जो टेबल है वो कहाँ रखी हुई है? आपके रूम में। सो वो रूम में जगह घेर रही है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो ऑक्यूपाई स्पेस कर रही हैं और उसके साथ ही साथ उनके अंदर मास भी है, सो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं मैटर। अब हमारे सामने बेटा दूसरी हेडिंग है, टाइप्स ऑफ मैटर्स। मैटर्स तीन तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब ये तो हम बचपन से सीखते आए हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान भी है। सॉलिड का मतलब होता है, हम एग्जाम्पल के तरीके से अगर समझें तो सॉलिड के लिए हम क्या ले सकते हैं, जैसे आप पत्थर मान लीजिए, कोई रॉक आपने उठा लिया। लिक्विड के लिए हम लोग क्या समझ सकते हैं, जैसे पानी का एग्जाम्पल ले ले तो। और गैस के लिए हम लोग क्या समझ सकते हैं, जैसे हम एयर अपने चारों तरफ देखते हैं, इट इज़ फॉर्म ऑफ गैस। सो यही सारी चीज़ें होती हैं अलग अलग तरह के मैटर। हर एक मैटर जो हम अपने सामने देखते हैं वो अपने खुद के मॉलिक्यूल से मिलकर के बनता है। एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं आयन की, आयन में Fe दैट इज़ आयन, Fe के मॉलिक्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं। और जब कभी भी वो मॉलिक्यूल्स अलग अलग Fe के एक साथ जुड़ जाते हैं तब पूरा एक आयन का नेल बन सकता है, या हम बोलते हैं कि वो आयन की कोई ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। तो इसी तरह से हर एक जो मॉलिक्यूल्स अलग अलग सब्सटेंस के होते हैं वो जब साथ में जुड़ते हैं तो अलग अलग मैटर हमारे सामने बन करके आता है। लाइक अगर हम वाटर के एग्जांपल ले लें तो हम लोग देखते हैं वाटर के अंदर हमको H2O के मॉलिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर दो हमको हाइड्रोजन के एटम मिलते हैं और एक उसमें ऑक्सीजन का होता है। तो जब वो H2O एक साथ आता है तब पूरा एक मॉलिक्यूल बनता है वाटर का। और जब वो बहुत सारे मॉलिक्यूल साथ आ जाते हैं तो हमारे सामने वाटर आने लग जाता है। तो इसी तरीके से हमारी साइंस में ये सारे मैटर फंक्शन करते हैं और इसी तरह से हमको आगे पढ़ना भी है। हर एक मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी मैटर की फॉर्म्स हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो तीनों फॉर्म्स आपस में बदली जा सकती हैं।
हम बड़ा ही आसान तरीके से समझ सकते हैं इसको। हम लेते हैं आइस का एग्जाम्पल। मान के चलिए हमने बर्फ़ ली और उस बर्फ़ के टुकड़े को हमने बॉईल किया। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वो बर्फ़ का टुकड़ा पानी बन जाएगा। इसका मतलब वो सॉलिड से क्या बन गया, लिक्विड। फिर हम और अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वो पानी किस में बदल जाएगा, वाटर वेपर में। तो इसी तरीके से हर एक जो मैटर का टाइप होता है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। अब इसी को अगर हम रिवर्स कर दें, अगर जो गैसियस फॉर्म थी यानी कि जो वाटर वेपर का फॉर्म था, अगर हम उसको कंडेंस कर दें यानी कि हम उसको ठंडा करना शुरू करें तो वो आप देखना वापस पानी की फॉर्म में आने लग जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा वो वाटर वेपर वाटर बन जाएगा, और फिर आप जैसे ही उस वाटर को और लोअर टेम्परेचर पे लेके आओगे और ज़्यादा कंडेंस करोगे तो वो आइस बन जाएगा। तो इससे हमने क्या सीखा, हमने इससे यही सीखा कि तीनों जो फॉर्म होती हैं मैटर की वो आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती हैं और वो किसी भी फॉर्म में आ जा सकती हैं। तो बच्चा पार्टी, अब इसी के साथ हमारे सामने दूसरा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है एंड इट इज़ कॉल्ड एवेपोरेशन। अब एवेपोरेशन का मतलब क्या होता है समझते हैं। जब कभी भी किसी भी लिक्विड फॉर्म के मैटर को या सॉलिड फॉर्म के मैटर को हम उसके बॉइलिंग पॉइंट पर ले आते हैं तब वो वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है, यानी कि वो गैस की फॉर्म में आना शुरू हो जाता है, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है एवेपोरेशन। माने कि कोई भी फॉर्म हो मैटर की, चाहे वो सॉलिड हो या वो लिक्विड हो, अगर हम उसको इतना हीट कर दे कि वो एयर में कन्वर्ट होने लग जाए, गैस में जाने लग जाए, तो इसको बोला जाता है एवेपोरेशन। जैसा कि अभी हम लोगों ने वाटर और आइस के एग्जाम्पल से पढ़ा था, हम जब उस वाटर को उसके बॉइलिंग पॉइंट पर लेकर के आए तो वो वहाँ से बॉयल होकर के भाप में बनने लगा, वेपर में चेंज होने लगा, और वो एवेपोरेशन कहलाता है। अब एवेपोरेशन पर कौन कौन से फैक्टर्स असर डाल सकते हैं समझते हैं। देखिए, टेम्परेचर असर डाल सकता है, बिल्कुल सही बात। अगर हम उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दें तो वो बहुत जल्दी जल्दी वेपर में चेंज होने लग जाएगा, सही बात है कि नहीं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो एवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होगा। अब हम लोग दूसरा फैक्टर पढ़ते हैं बच्चों। दूसरा फैक्टर है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब कि वो जो हम ऑब्जेक्ट को पिघलाना चाहते हैं, पिघला के उसको वेपर में चेंज करना चाहते हैं, वो कितने एरिया में फैला हुआ है। सीधी बात है, अगर एरिया ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, अगर वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा है तो वो उसका एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। तीसरा पॉइंट है हमारा विंड स्पीड, कि हवा की गति कैसी है। अगर वहाँ पर विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो सीधी सी बात है एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। अब हमारा आखिरी पॉइंट है ह्यूमिडिटी का। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है बच्चों नमी। अगर हवा में नमी ज़्यादा होगी, नमी का मतलब, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे सराउंडिंग में, एनवायरनमेंट में ऑलरेडी वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से हीट उतनी उस चीज़ पर नहीं पड़ पाएगी। अगर उस पर हीट उतनी नहीं पड़ पा रही है, इट मीन्स उसके ऊपर एवेपोरेशन उतना नहीं हो रहा है। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो एवेपोरेशन कम होगा। अब आप अपने सामने इस टेबल को देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, एवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होगा। सरफेस एरिया इंक्रीज़ होगा, एवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होगा। विंड स्पीड इंक्रीज़ होगी, एवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होगा। ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज़ होगी तो एवेपोरेशन कम होगा। सो आई होप आपको अभी तक वीडियो समझ में आ रही होगी, चैप्टर आपको क्लियर हो रहा होगा। तो चलिए हम लोग अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं एंड इट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अलग अलग जो मैटर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग देख सकते हैं शेप एंड वॉल्यूम, कि एक पर्टिकुलर मैटर का सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में उसका शेप कैसा हो सकता है और उसकी वॉल्यूम कैसी हो सकती है। तो देखिए, शेप सॉलिड का तो फिक्स रहता है, आप समझ सकते हैं। देखिए आपके सामने डायग्राम आ रहा होगा। सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। वो जब तक पास पास नहीं होंगे तब तक वो एक स्ट्रॉन्ग और सॉलिड चीज़ नहीं बन सकती। दूसरी तरफ लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड से थोड़ा दूर दूर रहते हैं, तभी वो फ्लो कर पाता है। लेकिन गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं,
इसीलिए हम इसको समझ सकते हैं, एक सॉलिड की जो शेप होती है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है, बदलती नहीं है। दूसरी तरफ लिक्विड की बात करें, पानी की, अगर हम पानी को किसी भी यूटेंसिल में डाल दें, उसको बाउल में डाल दें या किसी भी ग्लास में डाल दें, तो वो उसी की शेप में आ जाता है। इसीलिए लिक्विड का कोई भी फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम नहीं हो सकती। दूसरी तरफ गैस जो होती है उसके मॉलिक्यूल्स आप देख ही सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो उनका तो कभी कुछ फिक्स हो ही नहीं सकता शेप या वॉल्यूम। अब दूसरी हेडिंग हमारे सामने आ रही है प्रॉपर्टी की, एंड इट इज़ एनर्जी। सॉलिड में एनर्जी लोएस्ट होती है। लोएस्ट क्यों होती है? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ही पास होते हैं। तो इससे हमें एक और चीज़ समझ में आती है कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट रहेगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रहेगी। तो सॉलिड में तो मूवमेंट है ही नहीं क्योंकि बहुत पास में है, इसलिए उसकी लोएस्ट हो गई। लिक्विड में थोड़ा गैप होता है मॉलिक्यूल्स में, हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए लिक्विड में एनर्जी मीडियम रहती है। गैस में मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इसीलिए गैस में एनर्जी हाईएस्ट होती है। नाउ द थर्ड वन इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी आप देख सकते हो, कंप्रेस वर्ड से बन रहा है। कंप्रेस मीन्स हम इसको कितना कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं, उसको कितना बदल सकते हैं। सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि वो सॉलिड है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास हैं, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती है क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स तो दूर दूर हैं, उसमें हम कंप्रेस कर सकते हैं। गैस में कंप्रेसिबिलिटी ईजीएस्ट होती है, वो उसके मॉलिक्यूल्स तो बहुत ही दूर दूर हैं, ईजीएस्ट है। नाउ अब दूसरा पॉइंट है हमारा मूवमेंट का। सॉलिड के अंदर मूवमेंट ना, बिल्कुल नो है, क्योंकि भाई हम पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूल्स पास पास हैं। लिक्विड में सम मूवमेंट हो जाता है, हाँ, और गैस में बिल्कुल फ्री मूवमेंट है, आप जो चाहे वो कर सकते हो अगर आप मॉलिक्यूल बन जाओ तो। वो बस एक जोक है, आपको मॉलिक्यूल बनना नहीं है। ओके, नाउ अगली हमारी हेडिंग है इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर मीन्स आपस में ही, बीच में, पार्टिकल्स माने मॉलिक्यूल्स और स्पेस माने जगह, कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जगह कितनी रहती है इन तीनों अलग अलग मैटर्स में। हमने पढ़ा है सॉलिड में वेरी लेस स्पेस होता ही नहीं है, मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं, बहुत ही कम स्पेस होता है। लिक्विड में, हाँ भाई, लिक्विड में ज़्यादा हो सकता है, होता ही है ज़्यादा क्योंकि मॉलिक्यूल्स दूर है, लेकिन सबसे ज़्यादा अब तो आप समझ गए किस में होता है, गैस में। अब हमारा लास्ट पॉइंट है इसका, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। अब इसको समझना और आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? हम पहले ही इंटर पार्टिकल समझ चुके हैं। इंटर पार्टिकल मीन्स पार्टिकल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स जो, उनके बीच की बात हो रही है, उनके आपस की, और अट्रैक्शन मीन्स वो कैसे जुड़े हुए हैं। अब आप खुद ही समझ सकते हो। अब सॉलिड में स्पेस कम है, इसका मतलब उनके पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, एकदम बिल्कुल चिपक करके है वो, तभी तो उनके अंदर का बीच का अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है, मैक्सिमम। लिक्विड में मीडियम ही रहता है, लेकिन हम लोग जब कभी भी गैस की बात करते हैं तो इसका स्पेस अट्रैक्शन सबसे कम होता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल सबसे दूर होते हैं, और अगर इनमें ही अगर पास हो जाएगा तो वो फिर गैस नहीं रह सकता, वो सॉलिड हो जाएगा। सो आई होप आपको प्रॉपर्टीज सारी क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब कुछ हम टॉपिक जनरल नॉलेज की डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की, कि कोई भी चीज़ किसी में कैसे घुल सकती है। देखिए, आपने अक्सर एक चीज़ महसूस की होगी कि जब कभी भी आप लोग पानी में कोई भी चीज़ डाल रहे हो, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आपने नमक डाला, तो आप देखते हो कि नमक उसमें नीचे तक जा कर के सेटल हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन अगर दूसरी तरफ आपने वही नमक एक किसी पत्थर के ऊपर डाला, तो आप देख सकते हो कि वो पत्थर के अंदर नहीं जा रहा है नमक, साइड में इधर उधर गिर जा रहा है। और वही नमक अगर आपने ऊपर हवा में उछाल दिया तो भाई आप देखते हो कि चारों तरफ फैल जाता है वो। सो यही चीज़ हमको समझनी है। देखिए, सारा का सारा जो खेल है वो मॉलिक्यूल्स का ही है। स्पेस की अगर हम बात करें तो स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम होता है, हमने पढ़ा है सॉलिड में। अब सॉलिड में बीच में स्पेस तो है नहीं भाई, मॉलिक्यूल्स इतनी पास पास बंधे हुए हैं उसमें, तो इसमें अब तुम ऊपर से कोई हम चीज़ डालेंगे तो अंदर तो भाई जा ही नहीं सकती ना, क्योंकि स्पेस ही नहीं है। दूसरी तरफ पानी में हमने पढ़ा है पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो इसीलिए जो बीच में गैप होता है ना मॉलिक्यूल्स के, उन्हीं गैप में जा कर के दूसरी चीज़ें सेटल हो जाती हैं। अब पानी में जब गैप है, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है, इसीलिए नमक सीधा नीचे जा कर के सेटल हो जाता है या उसमें घुल जाता है।
दूसरी तरफ अगर हम हवा में बात करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, इसीलिए नमक जो जब हवा में उछाला गया वो इधर उधर चारों तरफ बिखर जाता है, हवा में चारों तरफ पहुंच जाता है। यही चीज़ सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है, इसीलिए पानी में चीज़ें जल्दी घुलती हैं। हम दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं मोशन का, कि एक मैटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो मोशन होता है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम बहुत आसान है और आपने पढ़ा भी है पहले, उसको बोलते हैं काइनेटिक मोशन। जब कभी भी कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जाती है, इधर उधर पूरे में बिखरती है, उस चीज़ को बोला जाता है काइनेटिक मोशन। हम देख सकते हैं काइनेटिक मोशन सबसे ज़्यादा गैस में हमको मिलेगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स चारों तरफ घूम रहे हैं, फिर उसके बाद लिक्विड में मिलेगा और सबसे कम हमको वो सॉलिड में मिलता है। अब तीसरा पॉइंट डिस्कस करने के लिए अट्रैक्शन, कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है उनके नाम क्या होते हैं, वो कैसे होता है। अब दो नाम हमको डिस्कस करने हैं, कोहेसिव एंड एडेसिव। अब कोहेसिव एडेसिव अट्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। कोहेसिव वर्ड को आप देख सकते हो, को वर्ड जुड़ रहा है इसमें, CO। को का मतलब होता है कि आपस में ही साथ साथ आना। जब कभी भी एक ही जैसी चीज़ें, एक ही जैसे मॉलिक्यूल्स साथ साथ आते हैं, जुड़ते हैं, तो वो बनता है कोहेसिव। और एडेसिव मतलब होता है जब कभी भी अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स के, तो तब वो बन जाता है एडेसिव। फॉर एग्जाम्पल आप कोहेसिव देख लीजिए, हमने पहले लोहे की बात करी थी, आयन की। अब लोहे के अंदर सारे के सारे मॉलिक्यूल्स Fe लोहे के ही हैं, उसमें सारे के सारे। अब जब उसमें सारे मॉलिक्यूल्स लोहे के ही हैं तो आप देख सकते हो तो लोहा कितना स्ट्रॉन्ग होता है, आप उसको तोड़ नहीं सकते हो। लेकिन अगर वही चीज़ हम पानी की बात करें, पानी में एटम किस किस के हैं, पानी में 2 एटम तो हाइड्रोजन के हैं, 1 एटम ऑक्सीजन का है। अब 2 अलग अलग हो गए कि नहीं हो गए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसीलिए पानी के आप जब मारोगे, हिट करोगे तो हाथ अंदर चला जाएगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। और यही पॉइंट हमें हमारे वीडियो के लेक्चर के आखिरी पर ले आई है, और हमारा आखिरी टॉपिक है डिस्कस करने के लिए डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा पार्टी, इसलिए ध्यान से सुनना। डिफ्यूज़न का मतलब होता है अलग अलग मटेरियल का आपस में इंटरमिक्स हो जाना। जब कभी भी अलग अलग मटेरियल आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं, इसी को बोला जाता है डिफ्यूज़न। हम इसको सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल के साथ ख़त्म करते हैं। पानी के अंदर कलर का घुलना, होली में आपने देखा होगा, पानी के अंदर कलर एकदम से घुल जाता है जैसे आप पानी में डालते हैं उसको। सो दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। सॉल्युबिलिटी हमने पढ़ा है पानी की ज़्यादा है, डिफ्यूज़न कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसमें, पानी में। सो बच्चा पार्टी, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन टैप कर दीजिए, और आपको जल्द ही इसकी सेकंड वीडियो भी मिल जाएगी। और हम सेकंड वीडियो में बहुत से टॉपिक डिस्कस करेंगे, चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और जल्दी ही आपको आपकी मैथ्स की वीडियो मिलने वाली है। सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। थैंक यू वेरी मच। 봄의 향기를 담은 그대를